हाय स्टूडेंट्स, क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर है ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ यानी निर्माण उद्योग। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि हमारे जो वीडियोज़ हैं वो डिफरेंट सीरीज़ को स्टार्ट करते रहते हैं। तो ये आपकी चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज़ है जिसमें हम चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपको इन चैप्टर के नोट्स चाहिए जो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस पे आधारित होते हैं, तो आप हमारी नोट सीरीज़ के वीडियोस देख सकते हैं और आप उन नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में और स्टडी कर सकते हैं और 100% नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और हम आते हैं अपने टॉपिक पे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर में आता है। ये हम सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर चुके हैं। और सेकेंडरी सेक्टर्स को रॉ मटेरियल चाहिए होता है। अब वो रॉ मटेरियल वो प्राइमरी सेक्टर से भी प्राप्त कर सकता है और सेकेंडरी सेक्टर से भी उसे मिलते हैं। और फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं उनको मार्केट में सेल करते हैं। और इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। इट कंट्रीब्यूट्स ग्रेटली टू द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें एक छोटा सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि दिवाली के मौके पे हरीश अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट जाता है और वहाँ पे देखता है कि बहुत सारी चीज़ें बिक रही होती हैं। तो वो अपनी माँ को भी देखता है कि यूटेंसिल्स खरीदती हैं, शुगर है, टी है, दिया भी खरीदती हैं जिन्हें अर्ध लैम्प्स कहते हैं। तो हरीश देखता है कि जो मार्केट है उसमें बहुत सारा सामान बिकने के लिए पड़ा हुआ है। तो वो सोचता है कि इतना ज़्यादा सामान कहाँ से आता है लार्ज क्वान्टिटीज़ में बिकने के लिए। तो उसके पिताजी उसे बताते हैं कि शूज़ हैं, क्लोथ्स हैं, शुगर है, एट्सेट्रा, ये सब मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, मशीनों में बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में। बर्तन है, उन्हें छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ में भी बनाया जाता है। और दिएज वगैरह जो हैं वो इंडिविजुअल्स अपने घर में बना लेते हैं, यानी कुम्हार मिट्टी से दिए बना देता है। यानी कि जो भी प्रोडक्ट मार्केट में है या मैन्युफैक्चरिंग है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में भी होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में भी होती है और इंडिविजुअल्स घर में भी कर सकते हैं। घरों में भी इंडस्ट्रीज चलती हैं जिन्हें हम कुटीर उद्योग कहते हैं। तो लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल और घरेलू उद्योग। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। जो मैंने अभी आपको बताया था कि रॉ मटेरियल्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ब्रेड बनाना है, बिस्किट बनाना है तो उन्हें वीट की तो आवश्यकता पड़ेगी ना, तो वीट रॉ मटेरियल हो जाएगा। रबर के प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो रबर उनका रॉ मटेरियल हो जाएगा। लकड़ी के प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो लकड़ी उनकी रॉ मटेरियल हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपके घर में पकौड़े बनते हैं तो पकौड़ों के लिए बेसन चाहिए। अब बेसन अगर आप चने का बनाते हैं तो उसके लिए चना भी चाहिए आपको, ग्राम, और वो प्राइमरी सेक्टर से हमें मिलेगा। तो कहीं से शुरुआत होती है रॉ मटेरियल की, धीरे 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 करके उसका फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है। वो सब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं। तो मोर अवेलेबल प्रोडक्ट्स तो रॉ मटेरियल में प्रोसेसिंग करके और फिर हम उसमें वैल्यू ऐड करते हैं। वास्तव में जो यहाँ से चेन स्टार्ट होती है आगे तक जाती है तो उसमें वैल्यू एडिशंस होते हैं। इस वजह से वो चीज़ कॉस्टली होती चली जाती है। इसलिए वीट से ज़्यादा कॉस्टली आपको ब्रेड पड़ेगा और ब्रेड से भी ज़्यादा वो जो पकौड़ा बनेगा, ब्रेड पकौड़ा, वो पड़ेगा। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग, तो आप ये कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल में हम प्रोसेसिंग करके जो और अदर फर्दर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हम तैयार करते हैं, तो वो जो प्रोसेसिंग है वही रॉ मैन्युफैक्चरिंग है। डू यू नो दैट पेपर इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड। अब देखिए, पेपर है उसके लिए लकड़ी चाहिए होती है, वुड चाहिए होता है। शुगर के लिए शुगर केन चाहिए होता है, तो शुगर केन रॉ मटेरियल है, वुड रॉ मटेरियल है। प्रोडक्ट पेपर है, यहाँ पर प्रोडक्ट शुगर है। तो हमने वुड में कुछ प्रोसेसिंग की, हमने शुगर केन में कुछ प्रोसेसिंग की, तब जाके प्रोडक्ट बने हैं। आयरन है, स्टील, आयरन स्टील, तो ये हमें आयरन ओर से मिलता है। तो आयरन ओर तो हमारा रॉ मटेरियल हो जाएगा फिर। एंड एल्युमिनियम है जो हमें बॉक्साइट से मिलता है। डू यू नो दैट सम टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम यार्न। अच्छा, कपड़े हैं उन्हें धागों से बनाया जाता है और धागे खुद ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं। अब जैसे मान लीजिए कॉटन है, तो कॉटन तो आपका प्राइमरी प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में। लेकिन कॉटन से जो यार्न तैयार किए जाएंगे वो तो इंडस्ट्री में तैयार किए जाएंगे या घरों में तैयार किए जाएंगे, ये सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। अब यही यार्न सेकेंडरी सेक्टर का फिर से सेकेंडरी सेक्टर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है, उसके लिए रॉ मटेरियल हो जाएगा। तो रॉ मटेरियल पे ही प्रोसेसिंग करके नए प्रोडक्ट तैयार होते हैं। द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्रीज है, कार्स है, ब्रूरीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, बेकरीज हैं, फॉल इनटू दिस कैटेगरी। तो यही कैटेगरी है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की। सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। दरअसल सर्विस सेक्टर की बात। इन दिस चैप्टर वी आर मेनली कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को यानी निर्माण उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, विच फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर। तो हम यहाँ पे सर्विस सेक्टर को नहीं स्टडी कर रहे हैं। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री, कोई कंट्री इकोनॉमिकली कितना स्ट्रांग है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप रहते हो तो आपके पास इनकम अच्छी है, आपका घर अच्छा है, आपके पास बहुत से एसेट्स हैं, और आपके पास पड़ोस में रहने वाले लोग गरीब हैं, उनके घर कमज़ोर हैं, छोटे हैं, एसेट्स ना के बराबर हैं। आपके पास कार, उनके पास साइकिल भी नहीं है ठीक से। तो कोई भी कह देगा कि आपकी माली हालत अच्छी है, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है। तो इकोनॉमिक कंडीशन डिपेंड करती है कि कितनी ज़्यादा इनकम है आपके पास और कितने एसेट्स हैं आपके पास। तो किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती है, कोई कंट्री कितना धनी है, ये इससे पता चलता है कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कैसी हैं और कितनी ज़्यादा वैरायटी में, मतलब कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स वो तैयार करती हैं, ये भी मैटर करता है।
और ये समझने के लिए इकोनॉमी में कितनी इंपॉर्टेंस होती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो इसके लिए हम ये टॉपिक लेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी निर्माण की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, कितना महत्व है इसका किसी भी इकोनॉमी में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पार्टिकुलर। तो इसे समझने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि अगर हम कोई भी विकास कार्य करते हैं तो हमें जो डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं वो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आती हैं, मिलती हैं। मान लीजिए आपको रेल का डब्बा ही बनाना है, तो आपको नया नहीं कितनी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, वो सब आप मार्केट से ही तो लोगे। मार्केट में वो चीज़ें प्रोडक्ट इसलिए अवेलेबल है क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, और नहीं है आपके देश में तो बाहर से मंगाओगे। जितना हम बाहर से मंगाते हैं उतना ही हम इकोनॉमिकली वीक हैं, और जितना हम खुद अपने देश में पैदा कर लेते हैं उतना ही हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं। तो किसी भी डेवलपमेंट के लिए बैकबोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। जैसे बैकबोन हमें खड़े होने में मदद करती है, रीढ़ की हड्डी से हमारी बॉडी स्ट्रेट होती है, उसी प्रकार से सपोर्ट करता है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पार्टिकुलर, तो इससे में आप कंफ्यूज मत होइए, वही डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही समझिए। आर्थिक विकास में मदद करता है। ज़्यादा डीप में जाएंगे तो वीडियो लंबा होगा, और वैसे भी आरोप लगता है, ब्लेम लगता है कि सर वीडियोज़ लेंदी होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सिर्फ एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज नहीं करती, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चरल पे बहुत ज़्यादा बेस्ड है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि इट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमारी इकोनॉमी की बैकबोन कौन सी है, तो आप कहेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइजेशन करने में मदद करता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। साथ ही साथ वो जो लोगों का एम्प्लॉयमेंट है जो हैवली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर पे, उसको भी रिड्यूस करता है। कैसे रिड्यूस करता है? क्योंकि लोग जॉब्स जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर से हटकर सेकेंडरी सेक्टर में भी उन्हें मिल जाती हैं, टर्सरी सेक्टर भी उन्हें मिल जाती हैं। तो जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है ना, वो थोड़ी बहुत दूर होती है। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक्स में। यह मोटे मोटे तौर पर, अगर हम ज़्यादा डीप में ना जाएं, बहुत ही हल्की भाषा का प्रयोग करें, बस ऊपर ही ऊपर, तो हम ये कह सकते हैं इस पॉइंट के लिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन में मदद करता है और एम्प्लॉयमेंट भी प्रदान करता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ अ प्री कंडीशन, मतलब कोई काम करने जा रहे हो तो उस काम के पहले कौन कौन सी चीज़ें आपके पास रेडी होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें पहले से होनी चाहिए, वही प्री कंडीशन हो गई। क्लास 1 में एडमिशन लेने जा रहे हो तो वही आपको ABCD आनी चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, वो सब प्री कंडीशन हो गई, तभी एडमिशन होगा क्लास 1 में। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज प्री कंडीशन फॉर एरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी की समस्या को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दूर करता है। एरेडिकेट का मतलब होता है समूल नष्ट कर देना, जड़ से खत्म कर देना। तो बेरोजगारी को दूर करता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। पॉवर्टी, गरीबी को भी हटाता है किसी भी देश से, हमारे देश से। दिस वाज द मेन फिलॉसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो हमारे यहाँ जब भारत आज़ाद हुआ था तो मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारे यहाँ। कभी कभी चीज़ें बताता रहता हूँ, आप सोचते हो कि सर पता नहीं कहाँ ले जाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे शिकायत करते हैं कि सर टू लेंदी, टू मच, इतना दिया ही नहीं गया उसके अंदर। लेकिन वो भूल जाते हैं कि देयर आर वेज टू लर्न समथिंग, दे शुड एंजॉय इट। तो अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी को दूर करता है। दिस वाज द मेन फिलॉसफी बिहाइंड द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। हमारे यहाँ जो सरकार ने अपने उद्योग लगाए थे वही पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में है। पिछला जो ट्यूटोरियल हमने खत्म किया था लास्ट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में, वहाँ पे हमने प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की स्टडी किया था। तो बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज स्थापित की गई थी। जॉइंट सेक्टर भी हमारे यहाँ अभी भी काम करता है, तब भी यहाँ पे हमने प्राइवेट कंपनीज को भी इन्वॉल्व किया था। इट वाज आल्सो एम्ड एट ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज़। देखिए, अंतर जो होता है ना, क्षेत्र, कोई क्षेत्र बहुत ज़्यादा डेवलप है और वहीं पे आसपास का कोई क्षेत्र जो बहुत कम डेवलप है। यहाँ पे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रोड्स हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, और यहाँ पर कच्ची सड़कें भी नहीं हैं ठीक ठाक। तो ये जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ देखने को मिलती हैं डेवलपमेंट में, उनको दूर करने के लिए हम इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश कर सकते हैं ट्राइबल क्षेत्रों में, बैकवर्ड एरियाज़ में। तो ये गवर्नमेंट का एक एम था कि अगर वहाँ उद्योग लगाएंगे तो लोग काम करने आएंगे और वहाँ का डेवलपमेंट होगा, मार्केट डेवलप होगी। तो एक प्री कंडीशन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। तो इसलिए अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करना है, इरेडिकेट करना है किसी भी देश से, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए। तीसरा है एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अब जैसे गुड्स बन गए, सामान तैयार हो गया, तो उसे हम एक्सपोर्ट करें। तो ट्रेड एंड कॉमर्स यानी व्यापार, तो ट्रेड एंड कॉमर्स जो सेक्टर है, इंडस्ट्रीज़ हैं, वही तो ले जाके एक्सपोर्ट करेंगी माल को बाहर, और उससे क्या होगा, बाहर की विदेशी मुद्रा हमारे पास आएगी, जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। कि हमने सामान भेजा इंडिया से, वहाँ से डॉलर हमारे पास आ गया क्योंकि खरीदने वालों ने डॉलर दिया हमें, तो एक्सचेंज हुआ सामान, करेंसी एक्सचेंज हो गई, डॉलर आ गया हमारे पास। तो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है और ये भी किसी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ को शो करता है कि कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपके पास है। इंडिया के पास अक्सर ठीक ही रहता है रिजर्व। कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल्स इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रॉस्परस। देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है। जैसे अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, खासकर जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो जो भी रॉ मटेरियल होता है उससे जो फिनिश्ड गुड्स तैयार होते हैं उनमें वैरायटी होनी चाहिए। तरह तरह के फिनिश्ड गुड्स आपको तैयार करने हैं, वो भी हायर वैल्यू के, ज़्यादा क्वालिटी हो उसके अंदर, ज़्यादा डिमांड भी हो उसकी। वो कंट्रीज धनी हैं, समृद्ध हैं,
इसलिए इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी है, उसकी जो समृद्धि है, वो भी इसमें डिपेंड करती है कि वो भी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज उसको डाइवर्सिफाई करे, और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी, कि हमारे देश में भी जो सामान हम आयात करते हैं, इंपोर्ट होता है, उसको हम खुद अपने देश में बनाएं। अभी देखिए जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, तो लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं, इंपोर्ट होके आते हैं, हमारे देश में बिकते हैं। अगर उन्हें हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं उनकी, तो हम उनके जो स्पेयर पार्ट्स उन्हें इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट का मतलब ये है कि आपके पास उसका प्रोडक्शन नहीं होता, या होता भी है तो वो लो क्वालिटी का है और ज़्यादा महंगा है, देन वी डू इम्पोर्ट। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। एम्प्लॉयमेंट भी देती है, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज भी करती है, फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व बनाने में भी मदद करती है। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री ये दोनों अलग अलग नहीं है, नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, बल्कि कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको रॉ मटेरियल हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलता है, प्राइमरी सेक्टर से मिलता है, तो वो इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं क्योंकि उन्हें प्राइमरी सेक्टर से सपोर्ट मिला है। लेकिन प्राइमरी सेक्टर में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको भी इंडस्ट्रियल सेक्टर से सपोर्ट मिलता है। जैसे दे मूव हैंड इन हैंड, ये क्वेश्चन बनता है कि दोनों साथ साथ चलती हैं। फॉर इंस्टेंस द एग्रो इंडस्ट्रीज़, यानी जो कृषि आधारित उद्योग हैं, उन्होंने एग्रीकल्चर को बहुत बूस्ट किया है, बहुत सपोर्ट किया है, और एग्रीकल्चर सेक्टर तब मजबूत हो जब उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो जब ये मैंने आपको बताया कि दे डिपेंड ऑन द लेटर फॉर रॉ मटेरियल्स, तो जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करता है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर से ही जो इरिगेशन पंप्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, प्लास्टिक एंड पीवीसी पाइप्स हैं, ये बनकर इंडस्ट्रियल सेक्टर से आती हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करती हैं। लोग खरीदते हैं और उनको यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए ये ना हो ये इंडस्ट्रीज यहाँ पे, तो सोचिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर को की प्रॉस्पेरिटी और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में कितनी प्रॉब्लम आएगी। और ये हमारे देश में बनती हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो फिर हमें बाहर से आयात करना पड़ेगा। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ देश में ही होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ वो इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग करती हैं, बल्कि हम अपने देश में बना के दूसरे देशों को बेचें, ये होना चाहिए। दस डेवलपमेंट एंड कम्पिटिटिवनेस, देखिए कम्पिटिटिवनेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है कि हम डेवलपमेंट तो करें लेकिन कम्पिटिटिव भी रहें। फॉर एग्जांपल, अगर आपके 10 में से 3 मार्क्स आते थे, अब आपने इम्प्रूव किया और आपके 5 मार्क्स आ रहे हैं, 6 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आपके ही क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 10 में से 8, 9, 10, 8, 9, 10 लाते रहते हैं, तो उनकी तुलना में तो आप कभी पीछे हो ना, तो सम्मान तो इनको ज़्यादा मिलेगा, डिग्निटी इनकी ज़्यादा मेंटेन्ड है, टीचर्स इनकी ज़्यादा परवाह करते हैं, इनको इंटेलिजेंट कहते हैं, आपको कमज़ोर कहते हैं। तो आप इम्प्रूव कर रहे हो, डेवलप भी कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ आपको कंपटीशन में बने रहने के लिए इनको एक्सेल करना पड़ेगा। तो ट्रांसफ़र होगा, जो भी क्रेडिट इनके साथ है वो आपको मिलेगा, फिर वाह वाही आपकी होगी। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की कम्पिटिटिवनेस भी मैटर करती है, जिसकी वजह से जो हमारे एग्रीकल्चरिस्ट हैं, यानी जो फार्मर्स हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में तो मदद की है कि कम ज़मीन पे जो पहले प्रोडक्शन होता था उससे ज़्यादा प्रोडक्शन लिया जा सकता है, बल्कि उन्होंने प्रोडक्शन प्रोसेस को एफिशिएंट भी बनाया है। अरे आप जैसे ट्रैक्टर को ही ले लीजिए, एक हल चलाकर किसान 1 बीघा खेत को पूरे दिन में जोतता है। एक ट्रैक्टर चला के हम यानी कितने बीघे एक दिन में जोत सकते हैं। दिस इज़ इफ़िशियंसी, यानी आप हाई प्रोडक्ट दे रहे हो, कम समय में दे रहे हो, क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हो। दिस इज़ एफिशिएंसी, जिसे हम कहते हैं कुशलता, कितने अच्छे तरीके से आप चीज़ों को करते हो। इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है, यानी हमें कंपटीशन करना पड़ता है अन्य देश की कंपनियों के साथ, इंडस्ट्रीज़ के साथ, प्रोडक्ट्स के साथ। तो इसलिए हमें अगर ग्लोबलाइजेशन के दौर में बने रहना है, आवर इंडस्ट्री नीड्स टू बी मोर एफिशिएंट, हमें और एफिशिएंट इंडस्ट्रियल सेक्टर चाहिए और बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव चाहिए। सेल्फ सफिशिएंसी से ही काम नहीं चलेगा कि चलो हमारे देश में तो इंडस्ट्रीज़ है, हमारे देश का तो काम चल ही रहा है, लेकिन जैसे ही आप ग्लोबल वर्ल्ड में जाओगे, मार्केट में जाओगे, और पता चला कि यहाँ पे 4 देश खड़े हैं और उन्हें मान लीजिए शुगर खरीदना है, उनके देश में बहुत कम होता है, लेकिन अब बेचने वाले भी पता चला कि अमेरिका से भी हैं, क्यूबा से भी हैं, ब्राज़ील से भी हैं, चाइना से भी हैं और इंडिया से भी हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पे मैटर करेगा क्वालिटी प्लस प्राइस, यानी कम प्राइस में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट शुगर के रूप में मिलेगा। तो ये जो देश हैं सौदा कर लेंगी और इंपोर्ट करेंगी अपने देश में। तो ये कंपटीशन वाली बात हो गई ना, कि क्वालिटी प्रोडक्ट भी हो और कम दाम भी हो। और हम तो मार्केट में जाते हैं ना, तो इसी दिमाग से तो जाते हैं कि यार चीज़ अच्छी होनी चाहिए और कम पैसे में मिल जाए। तो इंटरनेशनल मार्केट में खड़े रहना है, बने रहना है, तो हमें कम्पिटिटिव होना पड़ेगा। और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मस्ट बी एट पार इन क्वालिटी विद दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट, जो मैंने आपको बताया। एट पार मतलब लगभग कम से कम उनके बराबर तो होना ही चाहिए क्वालिटी में, इंटरनेशनल मार्केट में अन्य देशों के प्रोडक्ट के बराबर। ओनली देन वी विल बी एबल टू कम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट, तब हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर पाएंगे। अब देखिए, अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में बाइक्स को देखें,
तो बजाज है, हीरो है, हमारे देश की कंपनियां हैं, अच्छा लगता है। महिंद्रा है, हमारे देश की कंपनियां, अच्छा लगता है, बाहर भी बेचती हैं कंपनियां। कार है तो टाटाज की भी कार है, लेकिन हमारे यहाँ बाहर देशों की भी कारें बहुत ज़्यादा बिकती हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे देश में जो कारें बनती हैं उनको कंपटीशन देती हैं, वो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो इंटरनेशनल ब्रांड ही हैं। तो प्राइस प्लस कंपटीशन प्लस क्वालिटी, इन सब के लिए इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन होता है, और उसके लिए हमें अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। ओके, ये ट्यूटोरियल यहीं खत्म होता है। आई होप कि वीडियोस आपको हेल्प करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल। अजीत से सेज यू गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टडी वेल एंड टेक केयर।